हेलो दोस्तों, तो पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। ठीक है, चैटम मेथड आंकड़ों के संकलन की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियां लास्ट पार्ट खत्म करते हैं। ठीक है से देखो, हमारे पास अगली विधि है कोटा विधि। कोटा या इसको अभिहंस विधि भी कहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कोटा सैंपलिंग, यानी कोटा प्रतिदर्श या अभिहंस प्रतिदर्श क्या होता है। तो इस विधि के अंतर्गत समग्र को, यानी जो आपकी पॉपुलेशन है उसको कुछ निश्चित भागों में बांट दिया जाता है। यानी सबसे पहले क्या करना, हमने पॉपुलेशन को कुछ निश्चित भागों में क्या कर देना है, बांट देना है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद बोल रहा है और फिर अनुसंधानकर्ता द्वारा गणकों को, गणक कौन होते थे मैंने बताया था एक चैप्टर में, जहां पे मैंने बताया था गणक मतलब एन्यूमरेटर होता है, याद है ना, एन्यूमरेटर। ठीक है, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। तो ये वो होते हैं जो बेटा बिल्कुल ट्रेंड होते हैं, नॉलेजेबल बंदे होते हैं। ठीक है, उनकी बात कर रहा है। तो इस विधि के अंतर्गत पहले समग्र को कुछ निश्चित भागों में बांट दिया जाता है। उसके बाद जो अनुसंधान करता है, उन जो ट्रेंड बंदे हैं ना, जो गणक है, ठीक है, इनको क्या है, यह निर्देश दे देता है, ये दे देता है, और फिर अनुसंधानकर्ता द्वारा गणकों को यह निर्देश दे दिया जाता है कि वह किस भाग से कितनी इकाइयों का चयन करेंगे। मतलब पहले समग्र को कुछ भागों में बांट दो, ठीक है ना, निश्चित भागों में, और फिर अनुसंधानकर्ता गणकों को निर्देश देगा कि किस भाग से कितनी इकाइयां क्या का चयन करना है। समझ में आ गया। आगे, गणक इन कोटा इकाइयों को अपने स्वयं के विवेक के अनुसार, अपनी स्वयं की बुद्धि के अनुसार इनका चयन करते हैं। क्लियर हो गया। आगे, और इन इकाइयों के चयन के लिए यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। अब तक हर जगह पढ़ रहे थे यादृच्छिक विधि, रैंडम सैंपलिंग का यूज हो रहा है, ये पढ़ रहे थे। बट इस बार इसने बोला कि यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। तो क्या बोल रहा है, इस विधि के अंतर्गत समग्र को सबसे पहले कुछ निश्चित भागों में बांट दिया जाता है, और फिर अनुसंधानकर्ता द्वारा गणकों को क्या यह निर्देश दे दिया जाता है कि वह किस भाग से कितनी इकाइयों का चयन करे। उसके बाद गणक इन कोटा इकाइयों को अपनी खुद की बुद्धि यानी अपनी समझ के अनुसार ही इनका चयन करते हैं, और इन इकाइयों के चयन के लिए वो यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का प्रयोग नहीं करते, ये याद रखना। आगे, गुण क्या है, धन एवं समय की बचत। इसमें धन और समय की बचत होती है। नंबर 2, जानकारी गणकों के माध्यम से प्राप्त करने के कारण जो निष्कर्ष होते हैं वो संतोषजनक होते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड बंदे हैं जिनसे आप जानकारी निकलवाओगे। ठीक है ना। आगे, अविश्वसनीयता का यहाँ पे भय रहता है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे हो सकता है कि आप उन पे ढंग से विश्वास ना कर पाओ। दूसरा, गणकों द्वारा पक्षपात का भय, क्योंकि पक्षपात क्या, वो खुद से क्या है आंकड़ों में पक्षपात कर सकते हैं, जो कलेक्ट कर रहे हैं वो कर सकते हैं। तो अगर पक्षपात होगा तो अविश्वसनीयता भी बनी रहेगी। उसके साथ साथ ये विधि अधिक लोकप्रिय नहीं है, इसका ज्यादा उपयोग नहीं होता है, इस बहुत कम उपयोग होता है इसका। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से लगा लो, अगर मान के चलो गवर्नमेंट ने बोला कि मुझे क्या नाम है, आयु वर्ग के हिसाब से बताओ कि लोग कितना कितना कमाते हैं आयु वर्ग के हिसाब से, तो मुझे कैसे चाहिए, गवर्नमेंट बोली मुझे तो कैसे चाहिए 1000, अगर लोग, मैं 1000 लोगों की बात करूं कि 1000 लोगों को जाकर के आपको चेक करके आना है, तो 1000 में से एक पहले जो 200 लोग होंगे, तो 200 लोग वो होने चाहिए जो कि 20 से 30 साल की उम्र के बीच में है। 300 लोग वो होने चाहिए जो कि 30 से 50 साल के बीच में है, और फिर 200 300 500 हो गए। उसके बाद बचे कितने, उसके बाद बचे 500, मान लो 500 वो होने चाहिए जो कि 50 से 60 साल के बीच में। मतलब इस तरह से आपको आंकड़ा उठाना है। तो एक तरह से कोटा निश्चित कर दिया उन्होंने, एक तरह से कोटा निश्चित कर दिया कि इतना इतना ही आपको यहाँ से 50 लेने, यहाँ से 100 लेने, यहाँ से 10 बंदे लेने, इस तरह से यहाँ पे बोला जाता है। क्लियर हो गया ना। तो ये विधि समझ लो बेटा कितनी अच्छी विधि है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले समग्र को कुछ भागों में बांट दिया जाता है, फिर इस अनुसंधानकर्ता उनको गणकों को निर्देश देगा कि किस भाग से कितनी इकाइयां आपको चुननी है। क्लियर है। और ये अपने विवेक के अनुसार ये चयन करते हैं, इसमें यादृच्छिक प्रतिदर्श का प्रयोग नहीं करते। ये विधि थोड़ा कम उपयोग होती है, बट देखो समझने लायक कितना अच्छा है कि गवर्नमेंट खुद से बोल रही है कि यहाँ से इतने बंदे उठाओ, इतने मेल, इतने फीमेल, इतने बच्चे, इतने बूढ़े, तो गवर्नमेंट खुद से आंकड़ा देती है। तो फिर इसके बाद अब गणक को क्या करना होता है, जाकर के बस 25 यहाँ से उठा दिए, 10 यहाँ से उठा दिए, इस तरह से वो आंकड़े उठा के ले आता है। इसे कहते हैं हम यहाँ पे कोटा सैंपलिंग। क्या कहते हैं, कोटा सैंपलिंग। चलो अब लास्ट विधि, शायद लास्ट विधि है जहां तक मुझे याद है। ठीक है, सुविधानुसार प्रतिदर्श, नाम से पता चल रहा है सुविधानुसार। ठीक है, कन्वीनियंस सैंपलिंग, यानी आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे अब आंकड़ों को उठाओगे, इकट्ठा करोगे। ठीक है ना, तो
तो इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को यह स्वतंत्रता होती है, यानी उसको ये बोल दिया जाता है अरे यार तुमको जो सही लगे ना उस विधि से आप आंकड़े उठाओ, उस तरीके से आप आंकड़े उठाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें आंकड़ों से मतलब है। तो इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को यह स्वतंत्रता होती है कि उसे जो तरीका सुविधाजनक लगे वह उसी के अनुसार प्रतिदर्श का चुनाव यानी सैंपलिंग का चुनाव कर सकता है। यानी इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को ये फ्री छूट दे दी, हमने बोला कि जा तू स्वतंत्र है, तेरे को जो तरीका तेरे को अच्छा लगे आप उस तरीके का उपयोग करके आंकड़े इकट्ठा कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ पे 6 विधियां, मैं इसमें गुण और दोष लिखने वाला हूं, टेंशन मतलब, फिर भी हमने 6 विधि लगभग हमने कर ली है, ठीक है ना। काफी बड़ा चैप्टर था, है ना, छोटा लग तो छोटा रहा था, मगर ये ना गुण दोष ने ड्रामेबाजी कर दी थी, चैप्टर थोड़ा लंबा खींच गया, ठीक है ना। फटाफट खत्म करते हैं इस वीडियो में इसको। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब गुण और दोष भी देख लेते हैं फटाफट से। इसमें समय और धन दोनों की बचत होती है, सुविधा अनुसार है क्योंकि, ठीक है। इकाइयों को सरलता से आप प्राप्त कर सकते हो और अपनी सुविधा के अनुसार प्राप्त कर सकते हो। तो इकाइयों को आप सरलता से और यहां पे जोड़ लो और अपनी सुविधा अनुसार प्राप्त कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। आगे, प्रतिदर्श की इकाइयां समग्र का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। अगर आपने अपनी सुविधा के चक्कर में आलसपना दिखाया तो हो सकता है कि जो प्रतिदर्श आपने जो सैंपल की इकाइयां आपने सैंपल चुना है वो बाकी जो पॉपुलेशन उसका सही से प्रतिनिधित्व ना कर पाए, पहली बात। नंबर 2, व्यक्तिगत पक्षपात होने की यहाँ पे संभावना होती है कि वो खुद क्या है पक्षपात कर सकता है। जो बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका सैंपलिंग करने के लिए बैठा हुआ है, रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर जो है वो व्यक्तिगत पक्षपात यहाँ पे कर सकता है। क्लियर हो गया? अब आता है प्रतिदर्श यानी जो सैंपलिंग सांख्यिकी की विश्वसनीयता की, जो सैंपल आपने निकाले हैं वो विश्वसनीय है या वो जो तरीके हैं वो विश्वसनीय है या नहीं है। तो वो किन बातों पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है इन 4 बातों पे। पहला, प्रतिदर्श का आकार, यानी जो सैंपल का आकार कैसा है, आपने ज्यादा सैंपल लिए हैं या आपने कम सैंपल लिए, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट क्या रहेगा, ठीक है। अब 1 करोड़ मैगी के पैकेट आपको चेक करने, अगर आप एक ही मैगी का पैकेट निकाल करके चेक करके बोलते हो तो हो सकता है कि आपके आंकड़ा जो है ना आपको रिजल्ट है वो गलत निकले। इसलिए कम से कम ज्यादा 1000-1200 पैकेट तो निकालो कम से कम। तो उसने बोला यहाँ पे प्रतिदर्श का आकार। आगे, प्रतिदर्श की विधि, आप कौन से सैंपलिंग का मेथड अपना रहे हो वो भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। अगर आपने सही मेथड अप्लाई नहीं करा, उस जगह पे सही मेथड अप्लाई नहीं किया, तो हो सकता है आपके आंकड़े विश्वसनीय ना हो। उसके अलावा जो सूचक होते हैं, जो आपके इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, जो आपके एन्यूमरेटर, गण को बोलो या प्रगण को बोलो, प्रगण का बोलो या फिर गण को, एक ही बात है, जो ट्रेंड बंदे होते हैं, तो ये में पक्षपात की भावना, अगर इनमें पक्षपात की भावना हुई तो ये आपको जो रिजल्ट देंगे वो क्या देंगे, आपको गलत देंगे। यानी जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, सूचक यानी जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स है या जो आपके क्या ना प्रगण का यानी एन्यूमरेटर है, अगर इनमें पक्षपात की भावना हुई तो हो सकता है आपको आंकड़े सही ना दे। उसके अलावा जो गण को या प्रगण को जो भी बोलो आप, एन्यूमरेटर है, ठीक है ना, का प्रशिक्षण, अगर आपने उनको ढंग की ट्रेनिंग नहीं दे रखी है, क्योंकि ये पढ़े लिखे बंदे, एजुकेटेड बंदे होते हैं, अगर उनको ढंग से ट्रेनिंग नहीं दिया आपने तो फिर ये रिजल्ट भी जो आपको देंगे यानी जो आंकड़े देंगे वो भी क्या देंगे, गलत दे सकते हैं। तो आंकड़ों की विश्वसनीयता निर्भर करती है कि प्रतिदर्श का आकार सही होना चाहिए, विधि भी सही होनी चाहिए, सूचकों तथा प्रगणकों में पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए, और गण को और जो प्रगण को है उनका अच्छे से प्रशिक्षण कर देना चाहिए। आंकड़े इकट्ठा करवाने से पहले इनको अच्छे से ट्रेनिंग दे देनी चाहिए, इनको सब कुछ बातें बता देनी चाहिए। चलो उतारो फटाफट से। तो आगे बढ़ते हैं अब। सांख्यिकी त्रुटियां मतलब एरर्स यानी गलतियां, क्या है, गलतियों की बात कर रहा है। तो उसने बोला ये 2 तरह की होती है, एक होता है प्रतिदर्श त्रुटियां, यानी इसको बोलते हैं हम सैंपलिंग एरर। क्या बोलते हैं, सैंपलिंग एरर, ये होता है प्रतिदर्श त्रुटियां। क्लियर हो गया? और दूसरा आपके पास है गैर प्रतिदर्श त्रुटियां, जिसको हम यहाँ ये भी बोलते हैं अप्रतिदर्श त्रुटियां भी बोलते हैं, यानी नॉन सैंपलिंग एरर्स, ठीक है ना, याद है ना आपको, ठीक है। तो ये प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है, सैंपलिंग होता है, तो अप्रतिदर्श मतलब हो जाएगा क्या, नॉन सैंपलिंग। क्लियर हो गया ना? और अगर आपको ध्यान हो तो हमने इसको निदर्शन या गैर निदर्शन विधियां भी बोला हुआ है ना, याद होगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिदर्श त्रुटियां और गैर प्रतिदर्श त्रुटियां 2 तरह के एरर्स होते हैं। सांख्यिकी में त्रुटि से अभिप्राय वास्तविक तथा अनुमानित संख्याओं के अंतर से है। यानी आपने अनुमान लगाया था कि आप इतना कर लोगे, ये डेटा अचीव कर लोगे, बट वास्तव में हुआ कुछ और। तो अगर ये जो अंतर आ रहा है, जैसे मान लो आपने कहा कि मैं 100 लोगों का इस तरह से डेटा अचीव, मतलब
प्राप्त कर लूंगा, मगर आपको मिला सिर्फ 80 लोगों का, तो इसका मतलब 20 का अंतर आ गया। तो 20 का जो अंतर आया उसको हमने बोला भाई कहीं ना कहीं गलती रही होगी, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रही होगी, तभी तो आपको पूरा पूरा जो आपने सोचा था वो आपको प्राप्त नहीं हुआ ना। तो उसने बोला सांख्यिकी में त्रुटि से अभिप्राय वास्तविक यानी जो एक्चुअल है वो, और अनुमानित मतलब जो एस्टिमेटेड था, तो उन दोनों की संख्याओं के अंतर से है। क्लियर है? ऐसी त्रुटियां निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे मान लो आपने गलत प्रतिदर्श का चुनाव किया था इसलिए गलती आ गई, ठीक है ना। उत्तरदाताओं द्वारा दी गई गलत सूचना, अगर मान लो उत्तरदाता ही आपको गलत सूचना दे दे तो आपके पास एरर देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अनुमानों से आंकड़ों का एकत्रीकरण, मैंने कहा भाई आंकड़े एकत्रित कर क्या रहा है, छोड़ना उस वाले गली में लिख ले, मैंने बोला कि जाओ गली गली में बताओ तुम्हारे जो सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक में बताओ क्या किस गली में कितने कुत्ते रहते हैं, तो कह रहा यार उस वाले में 4 लिख दे, उसमें 5 लिख दे, उसमें 2 लिख दे, उसमें लिखी मत। एक अनुमान लगा के आप आंकड़े लिख रहे हो तो बेटा वो तो गलती होंगे ना फिर, तो ये अनुमानों से आंकड़े नहीं, आपको जाके चेक करना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा अनुसंधानकर्ताओं का व्यक्तिगत पक्षपात, यानी अनुसंधानकर्ता क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत यहाँ पे पक्षपात कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं। क्लियर है ना, ड्रामेबाजी कर सकते हैं। चलो, तो गलत प्रतिशत का चुनाव करने से त्रुटि आ सकती है, उत्तरदाताओं द्वारा आपको ही गलत सूचना दी गई है तो त्रुटि आ सकती है। अनुमानों से अगर आंकड़े आप एकत्रित करते हो तो त्रुटि आ सकती है, और अनुसंधानकर्ता यानी जो आपका इन्वेस्टिगेटर है वो ही क्या करें, उसके मन में ही पक्षपात की भावना है तो फिर क्या कर सकते हैं। त्रुटि के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, सोर्सेज ऑफ एरर, तो उसने बोला मूल त्रुटि हो सकती है, जोड़ तोड़ त्रुटि हो सकता है, अपर्याप्तता संबंधी त्रुटि हो सकता है, और निर्वचन संबंधी त्रुटि हो सकता है। देखो मूल त्रुटि क्या होता है, मूल त्रुटि का मतलब होता है जो कि आपने सूचना ही पक्षपात तरीके से ली है, या फिर जो आपने प्रश्नावली बनाई थी ना वो दोषपूर्ण है, उसमें बहुत गलतियां हैं, तो मूल त्रुटि मतलब स्टार्टिंग में बेटा आपके तो मेन जगह पे तो गलती आ गई है ना, मेन जगह पे गलती आती है तो उसको कहते हैं मूल त्रुटि। क्या बोलते हैं, मूल त्रुटि, यानी ये वो एरर है जो कि ओरिजिन में आ गई, मतलब शुरुआत में आ गई, मेन बिंदु यानी जो मेन चीज थी कहानी की वही खराब है, तो प्रश्नावली जो भेजी उसी में गलतियां, या जो आप परिभाषा दे रहे हो किसी चीज की वही गलत परिभाषा दे रहे हो तो वही गलत हो गया स्टार्टिंग में, है ना। तो इस टाइप की जो त्रुटि होती है जो स्टार्टिंग में, यानी मेन जो आपका प्लेटफॉर्म था डेटा कलेक्ट करने का वही गलत हो जाए तो उसे कहते हैं मूल त्रुटि, यानी आपको पक्षपातपूर्ण सूचना लेनी है, पहली गलती यही होगी, आपके दिमाग में बैठा हुआ कि आपको पक्षपातपूर्ण सूचना लेनी है तो गारंटीड वो गलत ही आएंगे। नंबर 2, आपने जो प्रश्नावली भेजी वही आपकी क्या गलत है, दोषपूर्ण है, तो फिर गलत ही सूचना आएगी, ठीक है ना, जिसपे आधार था जो कि सूचना एकत्रित करने का आधार था वही गलत हो जाए तो मूल त्रुटि हो गया। जोड़ तोड़ नाम से चल रहा है, इसमें आपका जमा घटा प्रतिशत निकालना इससे संबंध यानी मैथमेटिकल होता है ना, तो उससे रिलेटेड अगर एरर आती है उसे जोड़ तोड़ त्रुटि बोलते हैं। थोड़ा गले में दिक्कत हो रही है इसलिए थोड़ा सा ना शायद आवाज क्लियर ना भी हो, क्या पता। आगे अपर्याप्तता संबंधी त्रुटि, यानी आपने जो आंकड़े वो पर्याप्त मात्रा में इकट्ठे ही नहीं किए, जब पर्याप्त मात्रा में इकट्ठे नहीं करोगे तो गारंटीड आपके पास जो त्रुटि होगी वो तो देखने को मिलेगी ना। उसके अलावा निर्वचन होता है इंटरप्रिटेशन, मतलब निष्कर्ष निकालते समय भी गलतियां हो सकती है, क्योंकि निष्कर्ष निकालना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है, ये बहुत कठिन काम है। तो निष्कर्ष निकालते समय अगर कोई गलती होती है तो उसे बोलते हैं निर्वचन संबंधी त्रुटि, ठीक है। तो मेन ये सारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। मैं फिर भी आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस करवा देता हूं एक, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूं कि प्रतिदर्श त्रुटियां क्या होती हैं और गैर प्रतिदर्श त्रुटियां क्या होती है, डिफरेंस करवा देता हूं, ठीक है ना। वैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, यहाँ पे जो आपसे पूछा जाएगा वो सारा कंप्लीट हो गया। ये तो शायद बॉक्स में लिखा हुआ था तो मैंने बॉक्स वाली चीजें भी आपको पढ़ा दी ताकि क्या कोई चीज ना छूटे हमसे। क्लियर हो गया, फटाफट से नोट डाउन कर लो, डन। तो ये जो डिफरेंस है मैं अभी इस वीडियो के बाद ही देखता हूँ, अगर मिलता है तो बनाता हूँ, इसी वीडियो में कैरी करते हैं, नहीं मिला तो अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं, आप इसे उतारो जब तक फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है ना। हिंदी में बिल्कुल डिफरेंस है, प्रतिदर्श त्रुटियां और अप्रतिदर्श त्रुटियों में क्या अंतर होता है। देखो इसके नाम बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया है, कोई प्रतिदर्श बोलता है, कोई वो जो मैंने बताया देव दर्शन, इधर से निदर्शन और नमूना, ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। देखो हिंदी में नाम बहुत सारे हो सकते हैं, मगर आप इसको इस तरह से याद रख लो कि सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर के ऊपर है। तो आप इंग्लिश में एक बार नाम जरूर पढ़ लिया करो, ठीक है ना, कि सैंपलिंग एरर यानी प्रतिदर्श त्रुटियां और नॉन सैंपलिंग एरर्स मतलब अप्रतिदर्श त्रुटियां, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है, मैंने 4 लिख दिए, एक पॉइंट में और लिख दूंगा आपके लिए, 5 डिफरेंस मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। चलो, तो
प्रतिदर्श त्रुटियां क्या होती है? तो मतलब समान परिस्थितियों में अगर मान के चलो परिस्थितियां समान है और ऐसे केस में जो प्रतिदर्श निष्कर्ष निकलते हैं, प्रतिदर्श मतलब हो गया आप सैंपलिंग के बेस पे जो निष्कर्ष निकालते हो और जो संगणना यानी जो जनगणना जो थी आपके पास निष्कर्ष निकालते हो। देखो दो तरह के निष्कर्ष आपसे निकाले जा सकते हैं, या तो आप प्रतिदर्श विधि का प्रयोग कर सकते हो सैंपलिंग, जिसमें से इतने सारे पैकेट्स में से आप कुछ पैकेट को चुनते हो। एक तरीका तो हुआ है, यानी 1 करोड़ मैगी के पैकेट है, मैंने कहा इनको चेक करो, तो आप सबको थोड़ी ना करोगे, आप कुछ को चुनोगे, तो उसको कहते हैं प्रतिदर्श निष्कर्ष, है ना। यानी सैंपलिंग कंक्लूजन निकालो सैंपलिंग के बेस पे। और दूसरा है संगणना, जिसमें आप हर एक आइटम को कंसिडर करते हो, सेंसस वाला जो तरीका होता है जिसमें हर एक आइटम को करना पड़ता है, किसको नहीं छोड़ना। तो प्रतिदर्श निष्कर्ष तथा संगणना निष्कर्ष में अंतर को प्रतिदर्श त्रुटियां कहा जाता है। यानी अगर आपका देखें तो सैंपलिंग मेथड और दूसरा जो हमारा सैंपलिंग मेथड है वो वाला एक तरीके से वो, और दूसरा हमारा कौन सा मेथड है, दूसरा हमारा है सेंसस मेथड। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हमने क्या बोला यहाँ पे, प्रतिदर्श त्रुटियां बोला है। क्लियर। जबकि ये लिखा हुआ है ये त्रुटियां किसी भी तरह के सर्वेक्षण में उत्पन्न हो सकती है, किसी भी टाइप का जो सर्वेक्षण है उसमें ये उत्पन्न हो सकती है, चाहे फिर वो संगणना हो चाहे वो प्रतिदर्श हो, उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। ये किसी भी सर्वेक्षण में उत्पन्न हो सकती है। अर्थात ऐसी त्रुटियां आंकड़ों के संग्रहण के दौरान होती है, यानी जब आंकड़ों को आप संग्रह करते हो, ठीक है, उस टाइम पे ये क्या है, आपको त्रुटियां देखने को मिलती है। फटाफट से नोट डाउन करते रहे साथ साथ में, ठीक है ना। तो ऐसी एरर उस टाइम पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, तो पहला ही मेन है, उसके बाद तो सब फटाफट हो जाएंगे। तो समान परिस्थितियों में प्रतिदर्श निष्कर्ष मतलब सैंपलिंग जो आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, और संगणना मतलब सेंसस मेथड जो लगा रहे हो, उन दोनों में अगर अंतर आ रहा है तो उसको कहते हैं हम सैंपलिंग एरर। जबकि ये किसी भी तरह के सर्वेक्षण में उत्पन्न हो सकती है, चाहे फिर वो सेंसस मेथड हो यानी संगणना हो, चाहे वो जनगणना बोल लो उसे, या प्रतिदर्श हो सैंपलिंग हो, किसी में भी ये उत्पन्न हो सकती है। और ऐसी त्रुटियां जो है आंकड़ों के संग्रहण के दौरान होती है। क्लियर हो गया। जब आप उनको संग्रह करते हो, एकत्रीकरण करते हो समथिंग वो, ठीक है ना। प्रतिदर्श का आकार, इसके अंतर्गत जैसे जैसे आप प्रतिदर्श यानी सैंपल का आकार बढ़ाते चले जाते हो, वृद्धि होती है, तो त्रुटि की संभावना भी बेटा कम हो जाती है। अब जैसे हम 1 करोड़ मैगी के पैकेट चुनने हैं, आपने बोला मैं सिर्फ 50 पैकेट निकालूंगा, उसको चेक करके बताऊंगा कि बाकी सही है कि नहीं है। तो हम बोले 50 में हो सकता है कि गलती रह जाए, इसलिए आपने 50 की जगह ना 5000 पैकेट चेक कर लो। तो जितने ज्यादा आप सैंपल लोगे उतना ज्यादा आपका जो ना त्रुटि यानी गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। बट इसका प्रतिदर्श के आकार से कोई लेना देना नहीं होता, इस वाले का तो आकार से कोई मतलब ही नहीं है, बट इसका आकार से मतलब है जितना ज्यादा आकार उतना गलती होने की संभावना कम। त्रुटि का घटित होना, त्रुटि का घटित होना यानी जो गलती है वो कैसे घटित हो सकती है, जब आप प्रतिदर्श का चुनाव करोगे तभी हो जाएगी। क्यों? कि सैंपलिंग में ही गलती आ रही है, ठीक है ना। तो केवल जब प्रतिदर्श चुना जाता है तो ये एरर देखने को मिल रहा है। ये प्रतिदर्श और संगणना सैंपलिंग और सेंसस मेथड दोनों में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। चलो प्रकार, ये यादृच्छिक टाइप का माना जाता है, रैंडम, यादृच्छिक मतलब रैंडम, ठीक है ना। और ये यादृच्छिक और गैर यादृच्छिक हो सकता है, रैंडम और नॉन रैंडम। रैंडम नॉन रैंडम मैंने बताया हुआ है, जैसे 52 पत्ते लगा दिए मैंने ताश के, एक पत्ता निकाला तो बोलते हो यादृच्छिक निकाला, मतलब रैंडमली निकाला एक पत्ता, वो होता है आपका रैंडम तरीका। और गैर रैंडम जिसमें मतलब ऐसे फैला के नहीं, कैसे भी आपने जहां मर्जी वहां से निकाले, 52 पत्ते भी नहीं बिठाए आपने, ठीक है, 5 पत्ते निकाल दो उसमें से निकाले समथिंग दिस दैट, वो गैर यादृच्छिक होता है, ठीक है। तो हमने जो सैंपलिंग मेथड किए है उसमें से, ठीक है, यादृच्छिक आपका पहले वाला तरीका है, बाकी क्या है गैर यादृच्छिक तरीके जो हमने और भी पढ़े थे सुविधा अनुसार एंड ऑल ना, वो ये होते हैं। क्लियर हो गया। चलो, तो जो सिर्फ बच्चे सिर्फ डिफरेंस देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आए हैं, डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अगर वो गैर यादृच्छिक और भी जो सैंपलिंग मेथड उनको देखना चाहते हो तो आप क्लास में जो वीडियो मैंने बनाई है इस चैप्टर की, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है ना, प्ले लिस्ट में जाकर के। चलो फटाफट से इतना नोट डाउन करो, मैं इसका लास्ट पॉइंट लिख लेता हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है, इसने बोला जो प्रतिदर्श त्रुटियां है उसके उत्पन्न होने का कारण क्या है। देखो जो एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण में अगर आप सैंपलिंग वाला मेथड अपनाते हो तो समग्र मतलब पॉपुलेशन जो भी आपका टोटल नंबर ऑफ जो मतलब प्रोडक्ट है या जो भी पॉपुलेशन है जिनको आपको काउंट करना है, क्लियर हो गया ना। तो समग्र के छोटे से भाग का अध्ययन किया जाता है, यानी सैंपलिंग मेथड में समग्र के छोटे से भाग का अध्ययन किया जाता है, समझ में आता है।
लेकिन जब संगणना विधि अपनाई जाती है, सेंसस मेथड अपनाया जाता है, तो सभी का अध्ययन किया जाता है। अब संगणना में अगर सभी का अध्ययन करोगे तो भाई साहब त्रुटि होने के चांसेस ना के बराबर है, बिल्कुल समझ में आ रही है। बट प्रतिदर्श विधि अपनाते हो तो हो सकता है त्रुटियां निकले, क्योंकि मैंने कहा था कि देखो अगर आप 1 करोड़ मैगी के पैकेट चुन रहे हो और आपने 1000 पैकेट निकाले, उनको चेक किया और मान लो वो सही निकले तो आप बोलते हो बाकी भी सही है, और वो गलत निकले तो आप बोलते हो बाकी भी गलत है। यही सैम्पलिंग मेथड होता है। बट मैंने यहाँ पे ये भी चीज बताई हुई है कि अगर मान के चलो आपने जो 1000 पैकेट निकाले और बाय चांस वही सिर्फ सही निकले और बाकी सारे खराब हो गए, तो है ना, तो सैम्पलिंग मेथड में जो निष्कर्ष निकलता है वो गलत हो सकता है। तो उसने बोला प्रतिदर्श सर्वेक्षण में समग्र के छोटे से भाग का अध्ययन किया जाता है, जबकि संगणना में सभी का अध्ययन किया जाता है। तो गारंटेड है भाई कहीं ना कहीं तो डेविएशन आएगा, कहीं ना कहीं तो चेंज आएगा। प्रतिदर्श के हिसाब से हो सकता है रिजल्ट कुछ आए और संगणना के हिसाब से रिजल्ट कुछ और आ सकता है। तो अतः यह प्रतिदर्श निष्कर्ष और संगणना निष्कर्ष यानी दोनों के अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन निकल रहे हैं, रिजल्ट निकल रहे हैं, में आने वाले अंतर के कारण उत्पन्न होता है। तो दोनों में जो अंतर आ रहा है उसके हिसाब से क्या निष्कर्ष है, इसके हिसाब से क्या निष्कर्ष है। तो अगर दोनों में अंतर आ रहा है तो हम बोलते हैं प्रतिदर्श त्रुटियां। और प्रतिदर्श त्रुटियां दो तरह की हो सकती है, पक्षपात पूर्ण त्रुटियां जिसमें तुम खुद से पक्षपात कर रहे हो, ठीक है, पक्षपात करने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे त्रुटियां आ रही है। दूसरी अपक्षपात पूर्ण त्रुटियां जो कि जिसमें अपने पक्षपात तो नहीं किया पर संयोगवश ये हो जाता है गलती से, फिर भी कहीं ना कहीं गलती रह जाती है, उसे कहते हैं अपक्षपात पूर्ण त्रुटियां। तो पक्षपात को जिसमें आपने खुद से जानबूझ के भेदभाव के जानबूझ के पक्षपात किया तो वो त्रुटियां इसमें गलती से हो गई क्योंकि आपने कोई पक्षपात नहीं किया। यहाँ पे ऐसी त्रुटियां प्राय गणकों की असावधानी यानी जो एन्यूमरेटर्स है, जो आपके जो ट्रेंड बंदे हैं जिनको आपने भेजा था, उन्होंने कोई असावधानी बढ़ती या उनकी अज्ञानता, वो उस ढंग से नहीं, उनके बारे में नॉलेज नहीं थी उनको उस ढंग से, ठीक है, या उन पर एक्सपीरियंस नहीं था ढंग का, उसकी कमी के कारण ये उत्पन्न हो सकता है। तो जो गणक है, जो वहां पे जो एन्यूमरेटर जो वहां पे क्या गए डेटा इकट्ठा करने के लिए आपने जिन बंदों को भेजा, हो सकता है वो उनकी असावधानी, अज्ञानता या अनुभव की कमी के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये डिफरेंस हो सके, मुझे जहां तक है आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको डिफरेंस समझ नहीं आ रहा तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है ना। वैसे तो काफी सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करा समझाने की, ठीक है ना। चलो आप इसे नोट डाउन करिए, फटाफट से नोट डाउन करिए, ये चैप्टर भी क्लोज होने वाला है, फटाफट से नोट डाउन करो। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपके लिए, भारत में आंकड़ों का संकलन यानी एकत्रीकरण करने वाली कुछ एजेंसियां, तो उसमें एक सेंसस ऑफ इंडिया हो गया, दूसरा श्रम कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो आप ये नाम याद रख सकते हो कि भारत में जो आंकड़ों का संकलन यानी जो आंकड़े एकत्रित करती है ऐसी कुछ एजेंसियां हैं। तुमने कहा हाँ है भाई, बहुत सारी एजेंसियां वैसे तो सेंसस ऑफ इंडिया को जो पॉपुलेशन का रखता है, ब्यूरो रखता है, श्रम कार्य लेबर से रिलेटेड सारी बातें रखता है इसमें, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक तो आपको पता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये भी है हो गया, एक केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ठीक है ना। तो 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 5 मैंने लिखवा दिया। अगर आपको पूछा जाए तो आप बोलते हैं इनमें से कौन सा आंकड़ों को एकत्रित करता है, तो सारे देखा तो उपरोक्त सही, उपरोक्त सभी, बाकी तो घुमाने के ऊपर उनको जैसे मर्जी घुमा सकता क्वेश्चन, तो वो ठीक है ना। बट ये 5 क्वेश्चन 5 मिनट आप याद रख सकते हो। तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया। बहुत परेशान किया चैप्टर ने मुझे भी, और आपको भी बेटा परेशान तो कर ही रहा होगा चैप्टर, ठीक है ना। इतना आसान नहीं होता वीडियोस बनाना, बहुत दिक्कत वाली बात है कसम से, वो भी हिंदी में। तो वीडियोस बनाना बड़ा दिक्कत सी लगती है, पता नहीं क्यों, ठीक है। इतने सारे टेक्निकल से अपने क्या बोलूं मैं, लैंग्वेज होती है, थोड़ा बोलने में कई बार दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। बट चलो कोई नहीं, हमने चैप्टर में निपटा दिया। अब हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आपको समझ में आ गया होगा। मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी, मुझे जहां तक याद है, मैंने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5th चैप्टर चल रहा था वहां ना, मैंने कुछ बना रखे वहां पहले भी वीडियोस, तो मैं उसमें भी आगे बढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलो पहले से खत्म कर लो आप फटाफट से, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।